हेलो एस्पिरेंट्स, शिक्षा मार्ग पे आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का अपना जो स्पेशल सीरीज हम लोगों का है ब्रह्मास्त्र, जिसमें लगभग 5000 प्रश्नों का ये सेट होगा, जिसे हम लाएंगे डिफरेंट डिफरेंट एपिसोड्स में, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, जो कि इन पार्ट्स में लगभग हम 50 प्रश्नों को डील करेंगे। वैसे 50 प्रश्न जो किसी भी एग्जाम के पीटी से संबंधित, वनडे एग्जाम से संबंधित बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और ये सेशन ब्रह्मास्त्र का आने वाले बिहार बीपीएससी की जो प्रीलिम्स है, या फिर यूं कहें कि बिहार एसएससी से जुड़े हुए जो सीजीएल और सीएचएसएल के जो एग्जाम्स हैं, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ब्रह्मास्त्र यानी कि पार्ट 2, और उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण सवाल है उसके तरफ हम आज बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा सवाल है सबसे पहला, उसके तरफ अगर हम बढ़े तो देखते हैं कि आज का जो सवाल है हमारा वो है, एक मिनट। आज का जो हमारा सवाल है सबसे पहले वो है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है। यहाँ अभी हम देख रहे हैं कि जनसंख्या से जो है हमारी जो जनगणना है वो शुरू होने ही वाली है, और लगभग लगभग ये कहें कि उसकी जो कार्य प्रणाली है वो शुरू कर दी गई है। तो अगर हम देखें जो पिछली जो जनसंख्या जो जनगणना हुई थी, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसके पूछने की जो संभावना है वो फिर से बन गई है। तो उसी से जुड़ा हुआ जो पहला आज का जो सवाल हमने लिया है वो है 2011 की जो जनगणना, उसके अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है, यानी कि जो वहां की पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा कहें कि न्यूनतम स्तर पे कहाँ है। ऑप्शन ए है सिक्किम, बी नागालैंड, सी मणिपुर, या डी मिजोरम। ठीक है, तो इस तरीके से डेंसिटी क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर की रेंज में, 1 किलोमीटर स्क्वायर की रेंज में जितने लोग होते हैं, जितने पीपल होते हैं, उसे हम कहते हैं पीपल का जो है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो वो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा कहें कि कम था, यानी कि सबसे न्यूनतम था। तो वो था हमारा मिजोरम। मिजोरम में जो है पॉपुलेशन जो कहें कि वो बहुत ज्यादा डेंसिटी कम थी। आइए देखते हैं इसका जो एक्सप्लेनेशन है। देखिए, इस सेशन में हम लोग जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डील करेंगे, साथ ही साथ उन प्रश्नों के डील करने के दरमियान जो कुछ एक्सप्लेनेशन होंगे, जो कहें कि बेसिक एक्सप्लेनेशन होंगे, वो उस पे कवर किए जाएंगे, ताकि इन सवालों को जब भी कभी एग्जाम में देखा जाए तो उनसे तोड़ मरोड़ के पूछे जाने वाले जो सवाल है उसको भी करने में हमें आसानी हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं मिजोरम किस तरीके से है। ठीक है, तो मिजोरम का घनत्व जो है वो 52 है, यानी कि सबसे कम है। यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के अगर रेंज को लेकर के हम चले, तो मिजोरम में जो लोगों की संख्या है, यानी कि निवास करने वाले लोगों की संख्या है, वो मात्र 52 थी। ये कब का डाटा है? ये 2011 की जो जनगणना हुआ था उससे डाटा हुआ है। ठीक है, वहीं सबसे कम घनत्व वाला राज्य, भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पे 17 है। देखिए, सबसे अगर न्यूनतम की बात करें तो उसमें हमारा जो है अरुणाचल प्रदेश आता है, लेकिन चूंकि ऑप्शन में जो ये 4 राज्य जो दिए गए हैं, उसमें अगर सबसे कम देखें तो वो मिजोरम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश नहीं है और ना ही इनमें से कोई नहीं का कोई ऑप्शन है हमारे पास। तो इसलिए जो सबसे न्यूनतम, यानी कि जो सबसे न्यूनतम है वो कौन सा है हमारा? मिजोरम हो जाता है 52 के साथ में। ठीक है, आगे जो सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, और उन स्टेटमेंट में जो ट्रू स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, उस स्टेटमेंट को हमें चुनना है। सबसे पहला है ए, बेंगुएला प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है, यानी कि बेंगुएला जो है वो पैसिफिक ओशन में एक कोल्ड करेंट जो है वो है। ठीक है, एक कहे कि ठंडी जलधारा है, ये स्टेटमेंट है। उसके बाद अगली जो स्टेटमेंट है बी, समताप मंडल में संवहनीय धाराएं पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी, सिमूव अरब रेगिस्तान में बहने वाली ठंडी हवा है। ठीक है, और डी, ब्रिक फिल्टर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ओशन होते हैं उनमें जो करंट होते हैं, करंट यानी कि जो जल धारा होते हैं, वो भी दो तरीके के
तरीके से होते हैं, एक होता है कोल्ड और एक होता है हॉट, ठीक है, यानी कि गर्म और ठंडे जलधाराएं होते हैं। ठीक उसी तरीके से हवाएं भी जो होती है गर्म और ठंडी होती है। तो ठीक है, तो इसमें से हमें पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन ऐसा जो है वो स्टेटमेंट वो सही है, यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही स्टेटमेंट को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन डी जो है, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली एक गर्म और शुष्क हवा है। ठीक है, ये क्या है, ड्राई विंड है। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। क्या है, ब्रिक फिल्डर। ठीक है, ब्रिक फिल्डर दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का एक स्थानीय गर्म हवा है, जबकि सिमूम एक गर्म हवा है, ना कि ठंडी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो सही स्टेटमेंट हमारा हो गया वो ऑप्शन डी का हो जाता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि जिस तरीके से अगर हम मैप देखें, इंडिया के मैप देखें, तो कन्याकुमारी से लेकर के जो कृष्णा डेल्टा तक के तट है उसको किस नाम से जाना जाता है, कोंकण तट, कोरोमंडल तट, गोलकुंडा तट या फिर मलाबार तट। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर होगा, कोरोमंडल तट कहते हैं इसको। ठीक है, ये जो कन्याकुमारी से लेकर के जो कृष्णा डेल्टा तक का जो रिवर का जो एरिया है, जो साइड साइड के, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग कोरोमंडल तट, यानी कि कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, तमिलनाडु के तटीय मैदान को कोरोमंडल तट कहा जाता है, जो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक फैला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है। देखिए, इसमें से हम लोगों को पता है एक महारत्न होता है, मिनी रत्न होता है। ठीक है, उस तरीके से कंपनी का जो होता है कैटेगराइजेशन होता है। तो ये कहा गया है कि ये कौन ऐसे कंपनी है जिसको महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त है। ठीक है, तो इसमें से जो ऑप्शन होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड जो है इसको महारत्न की जो कहे कि दर्जा कहे तो अभी तक एचएएल को प्राप्त नहीं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़े। एक नवरत्न कंपनी एचएएल जो क्या है, एक यानी कि हिंदुस्तान ये एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी जो है वो क्या है, एक नवरत्न कंपनी, जबकि पीएफसी और गेल, ठीक है, ये महारत्न कंपनियां हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़े। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा। जब यहाँ हम अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं लोकसभा के स्पीकर की बात कर रहे हैं, या फिर जो संसद विधानसभा में होते हैं उनके स्पीकर की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो वोट देने का अधिकार उनके पास जनरल वे में कहें, सामान्य तौर पे कहें तो वो नहीं होता है, लेकिन जब टाई हो जाते हैं वोटिंग प्रक्रिया में तो उन्हें वोट देने का अधिकार होता है। जब दोनों तरफ बराबर बराबर मत होते हैं तो वैसी स्थिति में जो ये हमारे स्पीकर होते हैं उन्हें वोट देने का अधिकार होता है। तो पूछा जा रहा है कि यही अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चित है, यानी कि उल्लेखित है, ये किस अनुच्छेद में। ठीक है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 99(1) यानी आर्टिकल 99(1) या अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 101 या फिर अनुच्छेद 102। इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 100 का 1, यानी कि आर्टिकल 101, जो ये 100 का 1 है, यानी कि अनुच्छेद 100 का भाग 1 है, वो हो जाता है हमारा सही आंसर। यानी कि अनुच्छेद 100 के एक खंड में जो है इस बात की चर्चा की गई है कि अगर मत विभाजन के दरमियान अगर मत का जो शेयरिंग है वो बराबर बराबर हो जाता है पक्ष और विपक्ष दोनों के प्रति, तब वैसी स्थिति में जो अध्यक्ष होते हैं वो निर्णायक वोट देने के अधिकार रखते हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष सामान्यतः वोट नहीं देते हैं, लेकिन टाई होने पर, टाई मैंने जैसा कि बताया, टाई वैसे स्थिति को कहते हैं जहां पे वोटों की जो गिनती होती है दोनों तरफ, यानी कि सपोर्ट, बिल के सपोर्ट और बिल को अपोज जो कर रहे हैं, उन दोनों के जो वोट मत होते हैं वो बराबर हो जाते हैं, उसे टाई कहते हैं। तो वैसी स्थिति में ये वोट देने को क्या कहें, अधिकार रखते हैं। चलिए अगले सवाल में बढ़े। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। केंद्र और राज्य संबंध, हमें पता है कि भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो फेडरल कॉन्सेप्ट पे काम करती है। फेडरल कॉन्सेप्ट पे काम करती है, यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ की जो प्रणाली है वो संघात्मक है। तो किन किन बातों पे ये संघात्मक प्रणाली जो है वो कार्य करती है, संवैधानिक प्रावधानों पे,
परंपराओं तथा व्यवहारों पे, न्यायिक व्याख्याओं पे, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2, ऑप्शन बी हो जाएगा 1, 2 एवं 3, सी 2, 3 या डी सभी। तो देखिए, जहां तक की बात करें हम प्रावधानों की, तो हमारे संविधान में इसका बेहतर तरीके से उल्लेख किया गया है, भाग दिया गया है, जिसमें स्टेट के और सेंट्रल के रिलेशंस को बताए गए। साथ ही साथ जो कुछ परंपराएं चलती आ रही है उसको भी हम तरजीह देते हैं, और न्यायिक व्याख्या यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो कुछ समय समय पे अपने जो कुछ व्याख्या करती रहती है उसे भी हम उसमें कंसीडर करते रहते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे, और जो डायलॉग होते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, उसको भी हम तरजीह देते हैं। तो इस तरीके से देखें तो आंसर जो हो जाएगा हमारे संघात्मक प्रणाली के जो निर्भरता की बात करें, हम रिलेशन की बात करें, तो उसमें ये सारे तथ्य जो है वो रोल प्ले करते हैं, यानी कि सभी हो जाएंगे। ठीक है, संघीय ढांचे में संबंध केवल लिखित नियमों पर नहीं बल्कि राजनीतिक, सांस्कृतिक और न्यायिक निर्णयों पर भी आधारित होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है, यानी कि इलेक्शन कमीशन से संबंधित नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, बी चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, सी चुनाव की वैधता का निपटारा करना, डी चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना। इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो कहे कि इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत नहीं आता है, या फिर कहे कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसे नहीं किया जाता है? कौन ऐसा ये है? ठीक है, तो ये जो इश्यूइंग इलेक्शन नोटिफिकेशन है, क्या है इसमें? कौन सा जो है चुनाव आयोग का कार्य नहीं है? तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना, यानी कि चुनाव आने वाले हैं इसकी जो नोटिफिकेशन है वो जारी करना, या चुनाव चिन्ह के बंटवारा करना, या फिर कहें कि इसका जो है, एक मिनट यहाँ देखते हैं ऑप्शन। चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराना। ये सारे जो हैं ये सारे जो वर्क हैं, कहें तो चुनाव आयोग के अंतर्गत आते हैं, यानी इलेक्शन कमीशन ही प्रभावित करते हैं। जबकि इसकी हम बात करें अधिसूचना जारी करना, हालांकि इसकी जो घोषणा होती है वो जो है, घोषणा घोषणा जो होती है वो इलेक्शन कमीशन करती है, लेकिन अधिसूचना संबंधित कुछ तथ्य जो है इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, चुनाव तिथि की जो घोषणा है वो इलेक्शन कमीशन करती है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा ये हो जाएगा आंसर। चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यपाल, विधानसभा द्वारा जारी किया जाता है। यानी कि जो अधिसूचना है, अगर लोकसभा का इलेक्शन है तो राष्ट्रपति जारी करते हैं, और अगर राज्य विधानसभा का इलेक्शन है तो राज्यपाल करते हैं इसकी अधिसूचना। जो नोटिफिकेशन जो गजट पे छपता है उसकी जो घोषणा है वो जो है इलेक्शन कमीशन तो करती है, लेकिन अधिसूचना जारी करने का जो काम है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो है चुनाव का जो अधिसूचना है वो जारी घोषणा करती है, तिथि की घोषणा तो करती है, लेकिन उसकी अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है चुनाव आयोग। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? यानी कि जो फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसमें इतना ज्यादा उसे नहीं कहा जाए कि कसा गया है। ये तथ्य किसका है? ठीक है, के मुंशी साहब का है, या फिर ए के अय्यर का, डी डी बसु साहब का, या यूं कहे कि डी आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो के मुंशी याद कीजिए कौन थे? तो के मुंशी जो है एक वैसे सदस्य थे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के सदस्य थे। ए के अय्यर भी सदस्य थे। डी डी बसु क्या है? डी डी बसु अभी बहुत ही प्रख्यात कहें तो ये कहें कि संविधानविद, कानूनविद हैं। ठीक है, इन्होंने हमने देखा है कि पॉलिटी का इन्होंने बुक वगैरह भी लिखा है। ठीक है, तो इनमें से कौन ऐसे जो हस्ती है जिन्होंने ये कहा था कि भारतीय जो संविधान है वो फेडरलिज्म में पूरे तंग रूप से ढाला नहीं गया है? तो इसका जो सही आंसर मेरे हिसाब से है वो क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। ये बात जो कही थी हमारे भीमराव और जो अम्बेडकर साहब थे उन्होंने कहा था। ठीक है, यह प्रसिद्ध विचार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का था। ठीक है, बी आर अम्बेडकर का था, इसलिए इसमें से कोई भी नहीं थे जिन्होंने इस तथ्य को दिया था। ठीक है,
आगे बढ़े। मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये देखिए मेयर जो है, मेयर शब्द जो है एक्चुअली में ये जो हमारा लोकल बॉडीज़ है, यानी कि जो शहरों में जो अर्बन में जो कहें, उसमें जो लोकल बॉडीज़ है उसमें एक पोस्ट होता है मेयर, ठीक है? ये इलेक्ट किया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना साल होता है? तो देखिए लोकल में ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि 5 साल का होता है, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे भी मेयर का जो कार्यकाल हो जाएगा वो कितने साल का हो जाएगा? 5 साल का हो जाएगा। 74वें संविधान संशोधन के अनुसार नगर पालिकाओं का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 73वें और 74वें जो संविधान संशोधन हुए थे वो लोकल बॉडीज के ऊपर हुए थे और इनमें जो प्रावधान है वो 5 सालों का किया गया है। ठीक है? अगला सवाल है उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन का प्रक्रिया है उससे संबंधित यहाँ पे तथ्य दिए गए हैं। उनमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो सही नहीं है यानी कि गलत है। उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, बी, उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है। सी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। डी, उपराष्ट्र बनने हेतु 35 वर्ष की आयु अनिवार्य है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन-कौन ऐसे जो टर्म्स हैं जो वाकई हैं। शायद सबसे पहला देखते हैं उपराष्ट्रपति पद संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये सही है स्टेटमेंट है। ठीक है, उसी तरीके से देखें उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति बनने हेतु 35 वर्ष की आयु अनिवार्य है और ये भी सही है। तो इस तरीके से देखते हैं कि हमारा जो बी ऑप्शन है वो गलत है, यानी कि ये सही नहीं है। यानी कि उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन जो कहें वो अध्यक्ष होता है, ठीक है? तो राज्यसभा का वो मेंबर नहीं होता है, वो किसी तरीके से राज्यसभा में चुन के नहीं आता है। जबकि अगर हम लोकसभा के स्पीकर की बात करें, तो वो लोकसभा का सदस्य होने के बाद वो निर्वाचित होता है, जबकि ये बाहर से कहें तो डेपुटेशन कह सकते हैं, डेपुटेट किया गया होता है। तो इसलिए चूंकि ये मेंबर नहीं होता है तो राज्यसभा में इसे वोट देने का अधिकार नहीं होता है, जबकि लोकसभा के स्पीकर को वोट देने का अधिकार होता है, निर्णायक घड़ी में देने का होता है, जो कि अभी हम लोगों ने देखा कि वो आर्टिकल 101 में दिया गया है कि वो अधिकार होता है। तो इस तरीके से ये जो स्टेटमेंट हमारा है, अभी हमने जो देखा स्टेटमेंट, वो कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा? हमारा जो बी स्टेटमेंट हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है? बी स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि वो नहीं है। इस तरीके से यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट को चुनना है, ठीक है? आगे बढ़े। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए उसे सामान्य मतदान का हक नहीं होता है, केवल निर्णायक मत दे सकता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया है? खाद्य मिलावट निवारण, ठीक है? भोजन में जो कुछ अडल्ट्रेशन किया जाता है उसके ऊपर कहा गया है कि ये जो खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट जो है वो कब लाया गया था भारत में फर्स्ट टाइम में, ठीक है? 1954, बी 1956, सी 1961 या डी 1970। इसका सही जवाब हो जाएगा 1954। 1954 में लाया गया था प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, ठीक है? यह अधिनियम 1954 में पारित हुआ और जून 1955 से प्रभावी हो गया, ठीक है? ये 1954 में लाया गया और 1955 से इसे लागू कर दिया गया, ठीक है? अगले सवाल की तरफ बढ़े। मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, इकोनॉमी में जब हम पढ़ते हैं तो 3 सेक्टर पढ़ते हैं, प्राइमरी, ठीक है, ये सेकेंडरी जिसको हम बोलते हैं, यानी कि सर्विस सेक्टर होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। तो इस तरीके से 3 होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है, टर्शियरी। तो ये कहा जा रहा है कि जो मत्स्य एवं खनन क्षेत्र है वो कौन सा आता है? तो इसको बहुत ही बेसिक तरीके से 9th क्लास इकोनॉमी में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो चीजें
प्राइमरी रूप से, यानी कि कहें कि वो शुरू ही वहीं से हो रहा है, जैसे खेती करते हैं, किसानी करते हैं, तो जो कुछ उपजा रहे हैं वो शुरुआत है, फिर उसके बाद उसे प्रोसेस करके कुछ और बनाया जाता है, फिर उसका यहाँ से कहीं ट्रांसपोर्टेशन करके कहीं और जाकर उसका कुछ और बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से किया जा रहा है, तो वो सेकेंडरी में आता है, ठीक है। लेकिन प्राइमरी वो चीजें हैं जो खुद जो कहें वो पहली बार उगाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मत्स्य जो है वो एक तरह से कहें मछली पालन, वो खुद से पहली बार ही उसको कहें कि हम मछली पालन करते हैं या फिर खनन करते हैं, वो पहला ही होता है, ठीक है, वो स्टेप। तो इस हिसाब से देखें तो इसका आंसर जो हो जाएगा प्राइमरी हो जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का सीधा निष्कर्षण प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि खनन कहलाता है, ठीक है, और ये प्राइमरी में आता है। सेकेंडरी में क्या आता है, जैसे मान लीजिए गेहूं है, गेहूं को हमने उपजाया, ये प्राइमरी हो गया। लेकिन गेहूं को पीस करके जब आटा बना दिया या फिर इसका मैदा बना दिया या यूं कहें कि इसे केक बना दिया, तो ये सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ जाते हैं और इसलिए ये सेकेंडरी में आ जाते हैं, ठीक है, ये सेकेंडरी में आ जाते हैं। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारत का जो विदेश व्यापार होता है, उसके जो आंकड़े हैं, वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा, जीएसटी परिषद के द्वारा या विदेश मंत्रालय के द्वारा? तो इसमें जो हमारी नज़र है, वो टोटल का टोटल एक्सचेंज का जो करेंसी एक्सचेंज का जो फॉरेक्स आज की जो बात करें, उसके एक्सचेंज से जुड़ा हुआ डाटा हमें प्राप्त होता है और इसलिए इसके जो डाटा है वो कौन जारी करता है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडार और व्यापार संतुलन के आधिकारिक आंकड़े जारी करता है कौन? आरबीआई जारी करता है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल नहीं है? यानी कि जो हमारा कहे तो जीडीपी है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है जीडीपी, उसमें किसे शामिल नहीं किया जाता है? यानी कि हस्तांतरण भुगतान को नहीं शामिल किया जाता है, या फिर सॉरी ध्यान देंगे, उत्पाद में शामिल है यहाँ पे, ठीक है। हस्तांतरण भुगतान, अंतिम वस्तु की बिक्री, प्रयोग किए गए वस्तु की बिक्री या वस्तु विनिमय एवं सेवा। तो ध्यान दीजिए, जब हम जीडीपी के बारे में पढ़ते हैं तो जीडीपी की डेफिनेशन ही होती है कि जीडीपी उन सेवाओं और जो कहें कि वस्तुओं का मूल्य होता है जो उसका अंतिम रूप होता है। अंतिम कहने का मतलब उसमें जितनी कुछ भी करने की जो क्षमता होती है, वो सब वो कर करके आखिरी रूप में जो डेवलप होती है, उसे ही हम जीडीपी में शामिल करते हैं, यानी कि अंतिम वस्तु की बिक्री, ठीक है। बी इसका आंसर होगा। जीडीपी में केवल नई और अंतिम वस्तुओं का मूल्य शामिल किया जाता है, पुरानी वस्तुओं का नहीं, ठीक है। सेल ऑफ फाइनल गुड्स किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? ठीक है, विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता कहने का मतलब जो अंडर डेवलप्ड है। एक तो होता है डेवलप्ड, ठीक है, एक होता है अंडर डेवलप्ड, ठीक है, एक होता है अंडर डेवलप्ड और तीसरा होता है डेवलपिंग, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे अंडर डेवलप्ड जो होते हैं, अविकसित अर्थव्यवस्था जो होती है, उसकी विशेषता क्या है, फीचर्स क्या है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्रति व्यक्ति निम्न आय होना, निम्न आश्रित अनुपात होना, पूंजी निर्माण की उच्च दर और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्य बल होना, ठीक है। इसमें से कौन कौन से ऑप्शन होंगे? तो सबसे पहले देखिए, प्रति व्यक्ति निम्न आय, अगर ये प्रति व्यक्ति निम्न आय है तभी तो उसे अंडर डेवलप कह रहे हैं। अगर नहीं तो, अगर निम्न नहीं होकर के अगर हाई इनकम होता, पर कैपिटा जो इनकम है वो हाई होता, तो इस हिसाब से वो डेवलप या डेवलपिंग में कंसीडर किए जाते। तो ये तो बेशक होगा, ठीक है। वही बात करें निम्न आश्रित अनुपात, जो डिपेंडेंसी रेशियो वो बहुत कम होना, नहीं, डिपेंडेंसी रेशियो जो होगा वहां पे ज्यादा होगा अंडर डेवलप में। वही पूंजी निर्माण की जो दर क्या है वो, तो यहाँ पे जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी काफी कम होगा, क्योंकि कैपिटल अगर होगा, फॉर्मेशन होगा, यानी कि एसेट्स का वहां निर्माण होता है कैपिटल का, तो जब एसेट निर्माण होगा तो लोगों के पास अच्छे खासे पैसे होंगे, तभी तो वो किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चरल जो कहे एस्टेब्लिशमेंट वो कर सकते हैं और कैपिटल फॉर्मेशन बनाएंगे। जब लोगों के पास पैसे ही नहीं है तो लोग कहाँ से कल कारखाने पे खर्च करेंगे? तो ये भी नहीं होगा। प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल, हाँ, जो प्रोडक्शन है, जो हमारा सबसे ज्यादा जो कहें कि जो वर्क फोर्स है वो कहाँ लगा होता है? प्राइमरी सेक्टर में लगा होता है, ठीक है।
प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा वर्कफोर्स जो होता है अंडर डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग का भी कहें कि कुछ हद तक लगा होता है। तो इस हिसाब से देखें तो एक और जो 4 ऑप्शन है वो हमें इस स्टेटमेंट का यानी कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का दिखता है। तो 1 और 4 कहाँ है? ये देखते हैं हम, सी में है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाना चाहिए। ठीक है, अल्प विकसित देशों में आय कम होती है, जैसा कि मैंने बताया पर कैपिटा इनकम कम होता है, और अधिकांश लोग जो होते हैं कृषि यानी प्राथमिक क्षेत्र पे निर्भर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे कल कारखाने कहें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डेवलपमेंट कहें, वो काफी लो होता है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जब लो है, इसका मतलब साफ है कि जो वहां की जो अभी बात कर रहा था कैपिटल फॉर्मेशन का, वो वहां पे काफी लो है। तभी तो नहीं हो रहा है। अगर कैपिटल फॉर्मेशन है यानी कि वहां पे लोग कल कारखाने हैं, तो फिर तो बात ही नहीं होगी प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड करने का। ठीक है, आगे बढ़े। डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है? देखिए, डाकघर में कुछ जो पैसे जमा होते हैं उनकी कैटेगरी बांटी गई है। ठीक है, तो उनके जो कैटेगरी होते हैं उसको किस में बांटा गया है? तो इसे बांटा गया है M4 बाय M4 में। ठीक है, इसके जो डिटेल हैं वो हम इकोनॉमी के क्लास में समझेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, फिर भी अगर हम बताने के लिए बताएं तो M4 और M3 प्लस जो डाकघर बचत संस्थाओं का कुल जमा राशि होता है, यानी कि M4 जो होता है उसमें शामिल होता है M3 और प्लस जो डाकघर के जितने भी जो सेविंग्स होते हैं, ठीक है, घरेलू के लोग वो जो जमा करते हैं, उन सबों को मिलाकर के M4 बनता है। ठीक है, तो M4 में ये डाकघर वाली सेवाएं शामिल है। M3 क्या है, M1 क्या है, M2 क्या है, हम कभी बाद में देखेंगे। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था? है नहीं, जब मौर्य पीरियड की बात करें तो उसमें एक संस्था था और एक संचार की बात की जाती है, कम्युनिकेशंस की बात की जाती है, और कहें तो ये आ, कहें तो इंस्टीट्यूशन की बात की जाती है। तो सोचिए कि कम्युनिकेशन किससे जुड़ा होगा, इंस्टीट्यूशन किससे जुड़ा होगा? तो जाहिर सी बात है, कम्युनिकेशन करने का मतलब होता है, कम्युनिकेशन करने का मतलब होता है संचार करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह बातों को पहुंचाना, पहली बात। दूसरी, इंस्टीट्यूशन यानी कि जो इंस्टीट्यूशन है वो एक ऐसी संस्था जो कम्युनिकेशंस करती है। तो आजकल की अगर देखें तो कौन ऐसी संस्थाएं हैं जो कम्युनिकेशन करती है? वो होती है हमारे इंटेलिजेंस जो होती है सिस्टम, वो। ठीक है, तो गुप्तचर व्यवस्था, स्थानीय शासन, जनगणना समिति या विदेश व्यापार। तो ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा गुप्तचर व्यवस्था। यानी कि मौर्य काल में संस्था एवं संचार से संबंध जो था वो कौन था? तो वो था उस टाइम का, जो हम कहें उस टाइम का गुप्तचर विभाग जो था, यानी कि इंटेलिजेंस सिस्टम था, वो माना जाता था। ठीक है, संस्था स्थिर गुप्तचर थे और संचार जो थे वो भ्रमणशील चलते फिरते गुप्तचर थे। यानी कि संस्था जो वैसे कहें कि गुप्तचर थे या स्पाई कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उसको हम क्या कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं आईओ कह सकते हैं, इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स कह सकते हैं। वो कौन होते थे? दो तरीके के होते थे। एक तो जो होते थे स्थिर होते थे, वो मूव नहीं करते थे, मतलब एक जगह रहते थे। और दूसरे कुछ ऐसे होते जो घूम घूम के राज्य भर में अलग अलग क्षेत्रों से जो है इंफॉर्मेशन लाते थे गुप्तचर विभाग के लिए। ठीक है, तो ये दो तरीके के मौर्य पीरियड में जो हम कहें इंटेलिजेंस की जो सिस्टम था वो डेवलप हुआ था। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन शामिल नहीं है? यानी कन्नड़ साहित्य की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो उनमें से जो कौन ऐसे तीन जो रत्न थे, उनमें से कौन ये चार है जो उसमें एक जो है शामिल नहीं है? पोन, रन, पंप या फिर कंबन। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। कंबन जो थे वो त्रिरत्न में शामिल नहीं थे। पंप, पोन और रन ये जो थे कन्नड़ के त्रिरत्न माने जाते थे, जबकि कंबन तमिल साहित्य से संबंधित। ध्यान दीजिएगा, कंबन जो है वो किससे है? तमिल साहित्य से है। ठीक है, और बाकी जो पंप, पोन और रन थे वो किससे जुड़े हुए थे? तो वो जुड़े हुए थे कन्नड़ साहित्य से। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? ठीक है, ऐसे किसका है अश्वमेध यज्ञ कराने का जो चर्चा है
वो विभिन्न राजाओं के विभिन्न साहित्यों में हमें मिलता है, जो वो कराते थे। तो उनका मानना होता था कि आस-पास के जितने भी राज्य क्षेत्र, राजवंश हैं, उनके जो कहें कि अधीनस्थ हो गए या यूँ कहें कि उनकी शक्ति को मान गए हैं। तो इस तरीके से अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था। तो पूछा जा रहा है कि किसने 2-2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे? राणा सिंह ने, राजा अजित सिंह ने या फिर राजा रणबीर सिंह ने या फिर राजा जय सिंह ने? ठीक है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। राजा जय सिंह ने 2-2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। जयपुर के सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18वीं शताब्दी में अश्वमेध यज्ञ का पुनरुद्धार किया था। ये पुनः इस तरीके से कहें, ये बहुत ही प्राचीन में होता था। फिर जाकर 18वीं शताब्दी में राजा जय सिंह ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है? बौद्ध धर्म की वज्रायन शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? ठीक है? बौद्ध धर्म में जो हम कहें तो ये जो वज्रायन शाखा था, उसकी जो कहें कि फिर से उत्पत्ति जो कहें, वो जो कहें कि उदय जो कहें वो कब हुआ था? 5वीं से 6ठी शताब्दी, 8वीं से 9वीं शताब्दी, 7वीं से 8वीं सॉरी 8वीं शताब्दी या 10वीं से 11वीं। तो देखिए 5वीं से 6वीं अगर हम शताब्दी पूर्व सॉरी यहाँ पूर्व नहीं है, ये शताब्दी ही है। तो 5वीं से 6ठी शताब्दी कहें तो उसमें भी नहीं था। ये हमें 7वीं से 8वीं शताब्दी के ये जो है वो घटना दिखती हुई है, ठीक है? वज्रायन जो है वो पूरे तरीके से कहें तो वो 7वीं से 8वीं के बाद ही शुरू हुआ था। वज्रायन बुद्ध धर्म का तांत्रिक स्वरूप है जो पाल काल के दौरान बहुत लोकप्रिय हुआ और ये कब शुरू हुआ था? 7वीं से 8वीं शताब्दी में, ठीक है? किस मुगल शासक के शासन काल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? ठीक है? यहाँ तक ध्यान दीजिए सबसे पहली बात कि जो कहें कि जो मुस्लिम संप्रदाय या यूँ कहें कि मुस्लिम धर्म है उसमें बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे जो कहें कि मानने वाले विचारधारा के लोग हैं, जिन्हें मानना है कि संगीत या यूँ कहें कि यहाँ तक कि जो पेंटिंग्स हैं, उन पे भी जो है कहें कि रोक होनी चाहिए, यानी कि ये सारे जो हैं वो एक्ट जो है वो काफ़िर के तौर पे माने जाते हैं, कुफ़्र माने जाते हैं, ठीक है? तो पूछा जा रहा है कि किसके काल में संगीत पे पाबंदी लगा दी गई थी, ठीक है? तो संगीत पे पाबंदी किसके काल में? अकबर, तो अकबर सबको पता है कि ये बहुत ही सहिष्णु थे, तो इनके काल में तो नहीं होना चाहिए। जहांगीर, ये कला के अपने ही कहें कि बहुत ज़्यादा शौक थे। बाबर, खुद उनके जो बाग-वाग थे बहुत अच्छे खासे मतलब सजे, हैं? सब कुछ था। तो ये औरंगज़ेब जो है हमेशा ऐसा माना ही जाता है और देखा गया इतिहास में कि ये बहुत ही ज़्यादा कट्टर विचारधारा के थे। तो औरंगज़ेब ने जो है वो अपने शासन काल में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी, ठीक है? हालाँकि औरंगज़ेब खुद वीणा बजाने में माहिर था, पर उसने दरबार में संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर प्रतिबंधित कर दिया था। मैंने बताया नहीं कि ये पेंटिंग्स जिसमें गॉड्स के क्रिएशन को रिक्रिएट की जाती है, वो सारे कार्य जो होते हैं, माना जाता है कि कुफ़्र है, ठीक है? और इस हिसाब से औरंगज़ेब ने जो कहें कि ये जो म्यूज़िक सिस्टम था यानी कि जो कहें कि गाने बजाने का जो कार्य था, उसपे उन्होंने प्रतिबंध लगा रखे थे, ठीक है? अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? ये बीपीएससी और बिहार एसएससी में पूछे जाने वाले सवालों में कहें तो मोस्ट प्रायोरिटी में इसको कंसीडर किया जा सकता है। देखिए, जितने भी सवाल हैं वो सारे जीके जीएस के और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने भी चाहिए और पूछे जाते रहेंगे। लेकिन जो कुछ ऐसे सवाल जो बिहार से जुड़े होते हैं, बिहार के इतिहास में एम्बेडेड होते हैं, उनके जो पूछने की जो संभावना होती है बिहार के एग्ज़ाम्स में, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर अभियान किया था, तो उस समय बिहार के किस शासक ने उसमें भाग लिया था? शक्र सिंह ने, हरि सिंह ने, राम सिंह ने या फिर ए और सी दोनों ने, ठीक है? तो ये जो शक्र सिंह थे, उन्होंने इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान में हिस्सा लिया था। यानी कि ऑप्शन ए इसका शक्र सिंह सही होगा। शक्र सिंह तिरहुत यानी बिहार के राजा थे जिन्होंने रणथंभौर किले की घेराबंदी को खिलजी का साथ दिया था। मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? ठीक है, इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे लिपि मिलते हैं जिसमें से एक लिपि है मोडी लिपि, ठीक है?
ये मोडी लिपि जो है वो पहली बार किसके लेखों में इस्तेमाल में लाया गया था? मराठों के, बी राजपूतों के, सी बहमनियों के, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये मराठों के जो कहें कि जो लेख थे उनमें मोडी लिपि का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मोडी लिपि का उपयोग मराठा शासन के दौरान प्रशासनिक और राजस्व रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता था। ठीक है, गुटेनबर्ग असंतता किसके बीच पाई जाती है? देखिए, जब हम भूमि के बारे में पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो क्रस्ट होता है, फिर नीचे मेंटल होता है, फिर कोर होता है, तो उनके बीच में जो है डिसकंटिन्यूटी जो पाई जाती है, उस डिसकंटिन्यूटी के जो है डेफिनेशंस या नाम कहें कुछ अलग होते हैं। तो कहा जा रहा है कि उसी डिसकंटिन्यूटी में एक आता है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, यानी कि गुटेनबर्ग असंतता। ठीक है, तो ये जो है किसके बीच में पाया जाता है? क्रस्ट और मेंटल के बीच में पाया जाता है, निचले मेंटल या बाह्य कोर के बीच में पाया जाता है, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल यानी कि अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में, या फिर ऊपरी कोर और निचले कोर यानी अपर कोर एंड लोअर कोर में। ठीक है, तो ये जो क्रस्ट और मेंटल होते हैं, ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो हम क्रस्ट और मेंटल बोलते हैं, फिर कोर बोलते हैं, फिर उसके बाद जाकर के उसके फिर पार्टिकुलर डिवीजन होता है। क्रस्ट को भी हम अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में बांटते हैं, मेंटल को भी अपर मेंटल और लोअर मेंटल में बांटते हैं। तो यहाँ जो हमारा गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है वो निचले मेंटल और जो बाह्य कोर होता है उसके बीच में पाया जाता है, यानी कि निचले मेंटल और बाह्य कोर यानी कि लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में ये गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। ठीक है, यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मेंटल और कोर के बीच की सीमा रेखा मानी जाती है। ठीक है, लाल किला स्थित हीरा महल, लाल किला स्थित हीरा महल किसके द्वारा बनवाया गया था? याद कीजिए, इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने मोती मस्जिद के बारे में भी पढ़ा था कि जो कि मोती मस्जिद जो है वो कहाँ पे नहीं थी, तो फतेहपुर सीकरी वाले एरिया में नहीं था, वो आगरा में थी और साथ ही साथ दिल्ली में है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें हीरा महल की यहाँ पे, तो ये जो हीरा महल है वो पूछा जा रहा है कि ये जो हीरा महल है उसको किसने बनवाया था? ठीक है, होम वाज द हीरा महल लोकेटेड इन द रेड फोर्ट बिल्ड। ठीक है, जो कि रेड फोर्ट में अभी ये हीरा महल है, उसकी जो बनावट है यानी कि जो कहें कि संरचना है वो किसके द्वारा कराई गई थी? अहमद खां के द्वारा, शाह आलम द्वितीय के द्वारा, या अकबर के द्वारा, या बहादुर शाह जफर के द्वारा? ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर हो जाएगा। ठीक है, बहादुर शाह जफर ने 1842 में इस महल का निर्माण कराया, निवास के रूप में लाल किले के परिसर में करवाया था। ठीक है, बहादुर शाह जफर के बारे में जो कुछ हमने इतिहास में पढ़ा है वो जानते हैं कि कितना भयानक और कितनी दुर्दशा उनके साथ हुई थी। ठीक है, खैर आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी। एक ये स्टेटमेंट है, देखिए ये बिहार में पूछा गया हुआ सवाल है कि गांधी जी ने कब जो है अ, आपके ये क्या बोलते हैं अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो कब जब किया था तो याद है हम लोगों ने जो बताया था। ठीक है, वो उसी के आधार पर पे ये कहेंगे, थोड़ा सा उसका ट्विस्ट है। गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी, पहला ये है, इसमें हमें सही स्टेटमेंट चुनना है। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन 1 बार हुआ, ये भी बीपीएससी में सवाल पूछा गया है कई बार से कि ये बताइए गया में अधिवेशन कब हुआ, बांकीपुर में कब हुआ, या फिर इस सेशन में कब हुआ, इस तरीके से पूछे जाते रहे, तो उसी का एक ट्विस्ट स्टेटमेंट है ये। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन 1 बार हुआ। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। ठीक है, और सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे, ये भी कई बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो इसमें जब सही स्टेटमेंट की बात करें तो गांधी जी ने 1 बार किया था, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन 1 बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और पहली जो अध्यक्ष महिला की बात की जा रही है वो भी गलत हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाता है। अबुल कलाम आजाद 1923 के दिल्ली विशेष अधिवेशन में मात्र
35 वर्ष की अध्यक्षता ये उम्र में अध्यक्ष चुने गए थे। तो ये स्टेटमेंट जो है सबसे युवा का जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाता है हमारा, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मजदूर संगठन था? अरे आज बहुत सारे मजदूर संगठन है, बहुत सारे ट्रेड यूनियंस हैं, बहुत सारे ट्रेड यूनियंस हैं और बहुत सारे मजदूर संगठन है, जैसे सीटू हो गया, ठीक है, सीटीयू हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे मजदूर संगठन है, लेकिन एकटक हो गया, इस तरीके से। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि अभी जो वर्तमान में हमारे पास बहुत सारे जो मजदूर संगठन है, उनमें ये जो है सबसे पुराना कौन-सा है? ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, ठीक है? ऑल इंडिया रेलवेज मेंस फेडरेशन या मद्रास लेबर यूनियन, बॉम्बे मिल एंड एसोसिएशन या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है? इस तरीके से देखा जाए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बॉम्बे मिल एंड एसोसिएशन। ये बॉम्बे मिल एंड एसोसिएशन जो है सबसे पहले मजदूर संगठन के रूप में हमारे सामने आया था, ठीक है? बॉम्बे मिल एंड एसोसिएशन एनएम लोखंडे ने 1890 में भारत के पहले संगठित श्रमिक संघ की स्थापना की थी, ठीक है? तो इस तरीके से ये हमारा जो बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन जो है सबसे पुराना मजदूर का संगठन हो जाता है, ठीक है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो ये चार्टर एक्ट अलग-अलग समयों में आते रहे हैं, तो इसी में ये जो चार्टर एक्ट 1813 है, उससे जुड़े हुए जो स्टेटमेंट्स हैं, उस पे हमें ध्यान देना है, ठीक है? उस पे हमें विचार करना है। सबसे पहला जो स्टेटमेंट हमारा है ये है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार जो एकाधिपत्य है, जो चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके जो अधिकार थे, उसे वो क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, सिवाय कि जो चीन के साथ जो व्यापार था वो और चाय को लेकर के जो व्यापार था वो। पहला स्टेटमेंट ये कहता है, ठीक है? अगले स्टेटमेंट की तरफ बढ़े। अगला स्टेटमेंट कहता है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पे ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत कर दिया, ठीक है? ये दूसरा स्टेटमेंट हो जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये 1813 क्या चार्टर एक्ट की बात कर रही है और साथ ही साथ ये भी ध्यान दीजिएगा कि ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत किया, एस्टैब्लिश किया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? लागू नहीं किया बल्कि मजबूत करने का काम किया, ये स्टेटमेंट कहता है, ठीक है? अब जो है इसका अगर तीसरा स्टेटमेंट देखें तो भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। यानी कि जो रेवेन्यू का जो था पूरा का पूरा कंट्रोल वो जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसके अंतर्गत आ गया। ये 3 स्टेटमेंट हमारे इसमें दिए गए। अब इस स्टेटमेंट में से पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है विचार करने के लिए। अच्छा, विचार करने के लिए पूछा गया है। अब हमें इसमें से कौन जो है वो सही है वो हमें बताने हैं। इनमें से कौन जो है सही है वो हमें बताने हैं, ठीक है? तो देखिए सबसे पहली बात तो एक की हम स्टेटमेंट की बात करें, जब ये बात करें तो चाय और चीन के साथ जो व्यापार को छोड़ करके समाप्त कर दिया, ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ एस्टैब्लिश्ड होने की बात नहीं करें। एस्टैब्लिश्ड जो होता है वो 1857 के जो हमारा स्वतंत्रता संघर्ष होता है 1857 की क्रांति, उसके बाद का जो आता है उसके बाद से ही हमारा ब्रिटिश क्राउन होता है। उससे पहले जो होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही होती है। तो इसलिए यहाँ एस्टैब्लिश की बात नहीं कही, लेकिन मजबूत कर दिया ये बात कही जा रही है, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों में बहुत ज्यादा कहें कमी कर दिया। तो इस तरीके से कहें कि उसकी जो दावा थी, उसकी जो मजबूती थी, उसमें बहुत ज्यादा मजबूती लाने का काम किया। ये भी स्टेटमेंट सही है। जबकि तीसरे की बात करें कि रेवेन्यू पे सीधा नियंत्रण संसद का हो गया, ये गलत है। अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जो हम बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वही जो था इस पे अभी तक उसका रेवेन्यू का अधिकार शामिल था, ठीक है? तो इस तरीके से दे देखें 1 और 2 जो स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है?
भारत का राजस्व सीधे ब्रिटिश क्राउन को अधीन 1858 के अधिनियम के बाद। ठीक है, ये हो गया हमारा सही। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कुछ हमें सुमेलन यानी कि कहे कि मिक्स मिस ये किया गया है और उसमें फिर उसके सामने वो दिया गया है। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये कौन जो है वो सही तरीके से मिलाया नहीं गया है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में आया, वही समाचार पत्र अधिनियम 1908, राजद्रोही सभा को रोकने के संबंधित अधिनियम 1908, या बी और सी दोनों, यानी कि बी और सी दोनों जो है वो सही सुमेलित नहीं है, ऐसा पूछ रहा है। अभी स्टेटमेंट की एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, ये कह रहा है, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं कि ये कौन से जो है वो सही रूप से नहीं मिलाया गया, तो वो हमारा हो जाएगा सी। ये जो राजद्रोह का जो है वो 1908 जो है वो। ठीक है, इसे कब लाया गया था? इसे 1908 नहीं बल्कि 1907 में लाया गया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें। राजद्रोही सभा को रोकने से संबंधित अधिनियम 1908। ठीक है, ये सेडिशियस मीटिंग एक्ट जो है 1908 जो है वो गलत सुमेलित था। क्यों? क्योंकि राजद्रोही सभा को रोकने का अधिनियम जो था वो 1907 में लागू हुआ था। ठीक है, अग्रलिखित में किससे जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? ठीक है, ये कहें कि जेवी नार्लिकर जो है डेफिनेशन करते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं कि कौन जो है वो साइंस के कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। तो कहा जा रहा है कि नीचे जो दिए गए हैं उनमें से अभी तक इसे जो है साइंस की भाषा या कहें कि साइंस का हिस्सा नहीं माना गया है। एस्ट्रोनॉमी ऑफ कोर्स होगा, कॉस्मोलॉजी होगा ही, नैनो टेक्नोलॉजी होगा। ये जो ज्योतिष शास्त्र है यानी कि एस्ट्रोलॉजी है, अभी तक इसे साइंस का हिस्सा नहीं माना जाता और तभी तो अभी तक बहुत ऐसे जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस पे ज्यादा विश्वास नहीं रखते। ये साइंस का हिस्सा नहीं माना जाता। जेवी नार्लिकर एक प्रसिद्ध खगोल भौतिक वैज्ञानिक जो ज्योतिष ज्योतिष को एक छद्म विज्ञान यानी कि स्यूडो साइंस मानते हैं। ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक संयुक्त कार्य उपक्रम है? ठीक है, यहाँ ध्यान देना है कि संयुक्त यानी कि ज्वाइंट, और इसके नाम से चूंकि बहुत ही चर्चित है। ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ये जो ब्रह्मोस है, ठीक है, इसे हम जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र जो है नदी है, ठीक है, उसके हिसाब से, और रशिया का जो नदी है उसके हिसाब से जो है मिला करके हम लोगों ने इसमें बनाया है। तो आगे बढ़ते हैं, जैसा कि इसके नाम में ही सब शामिल हो जाता है, तो ये पूछा जाता है कि किसका उपक्रम है ज्वाइंट रूस? भारत तथा रूस का, भारत चीन का, भारत तथा इजराइल के, या उपप्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत तथा रूस का। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं भारत तथा रूस का। ब्रह्मोस का नाम है ब्रह्मपुत्र, रूस की जो मस्कावा नदी है उसके ऊपर पड़ा है ब्रह्मोस। ठीक है, और हमारे सीरीज का भी नाम है ब्रह्मास्त्र। ठीक है, तो ये ब्रह्मास्त्र जो है वो यहाँ की जो नदी है ब्रह्मपुत्र, उसके ऊपर नहीं है। ध्यान देने वाली बात है, ये ब्रह्मपुत्र पे नहीं है, बल्कि ये भगवान जो है ब्रह्मा है, उनकी जो एक अस्त्र थी जिसका कोई भी कहे वार अचूक था और बहुत ही रेयर केस में इसका इस्तेमाल किया जाता था, और वैसे स्थिति में किया जाता था जब मानव और कहे कि धर्म की रक्षा करना विशेषकर होता था, तब जाकर के इसकी जो कहे इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो वैसे स्थिति में ये बहुत कहें कि ऐसा था कि इसको मतलब फेलियर होने का कभी चांस ही नहीं था ये, तो वो उसको ब्रह्मास्त्र कहते थे। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो ब्रह्मास्त्र सेशन है वो ब्रह्मा से है, ना कि ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे ब्रह्मास्त्र की। ब्रह्मास्त्र की 5000 की जो सीरीज है वो ठीक उसी तरीके से होगा जो ब्रह्मास्त्र भगवान ब्रह्मा का जो था वो जो कभी भी फेलियर नहीं देखता था उसके लिए। खैर, तो ये हम लोगों ने ब्रह्मोस को देखा। ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक जो मिसाइल है वो भारत और रशिया का कहें कि एक ज्वाइंट जो कहें कि एक उपक्रम है, और इस तरीके से ये ब्रह्मपुत्र नदी और मस्कवा नदी जो है उसके नाम से मिलकर के इसका नाम रखा गया है। ठीक है, थॉमस विल्फोर्ड अल्बर्ट किसके आविष्कार से संबंधित है? ठीक है, थॉमस विल्फोर्ड अल्बर्ट जो है किसके आविष्कार से संबंधित, मतलब उन्होंने क्या ऐसा आविष्कार किया? हर बार के सवाल में पूछा जाता है कि ये किसने आविष्कार किया, लेकिन यहाँ इस बार जो है वो जो
यहाँ पे जो आविष्कारक हैं उनका नाम दे दिया गया है और पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि ये किसके द्वारा किया गया, एक्सरे मशीन या सूक्ष्मदर्शक यंत्र या फिर परिश्रावक या फिर क्लिनिकल जो तापमापी यानी कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा थर्मामीटर। थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट ने थर्मामीटर का जो क्या है कि आविष्कार किया था। अल्बर्ट ने पहले व्यावहारिक पोर्टेबल क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार 1866 में किया था। कब किया था? 1866 में किया था, ये जो थर्मामीटर आता है उसका। ठीक है। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? याद कीजिए, जब हम लोग यूनिट पढ़ते हैं तो यूनिट में जो है हम कहते हैं कि कौन ऐसे हैं जिसके एक ही है। ठीक है, मतलब जब हम उसको रिप्रेजेंट, जैसे केजी हो गया, न्यूटन हो गया, तो ये सारे जो यूनिट हैं, ठीक है, तो वो कह रहा है कि किसके यूनिट एक ही है, कौन सा राशि है जिसका यूनिट एक है। दाब और बल, तो दाब की बात करें और बल की बात करें तो बल होता है फोर्स और दाब होता है फोर्स और एरिया। तो ये कैसे होगा? एक यूनिट नहीं होगा। बल और भार, ठीक है, तो बल हो गया फोर्स और भार हो गया वेट। ठीक है, यानी कि जो है ये ma है। बल और गति, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। लेकिन यहाँ ध्यान से देखें तो जो बल है, यानी कि बल को हम लोग जो एम एक्सलेशन ma कहते हैं और फोर्स का फॉर्मूला भी होता है ma। तो ये दोनों के दोनों देखिए, वेट का होता है mg, यहाँ पे जो g होता है वो एक्सलरेशन ही होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ma जो होता है वो एक्सलरेशन होता है फोर्स के लिए। ठीक है, ये एक्सलरेशन होता है मास के। तो दोनों में मास है और दोनों में एक्सलरेशन है, तो इनका जो कहें यूनिट की बात करें तो दोनों का सेम, यानी कि यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, बल और भार दोनों की एसआई इकाई न्यूटन है। ठीक है, आगे बढ़े। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? एक पदार्थ है जिनके बल जो अणु जो होते हैं आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है ये हमें बताना है। ठीक है, ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स, आसंजक बल, अधेसिव फोर्स, गुरुत्व बल, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए मॉलिक्यूल जो होता है वो अगर मॉलिक्यूल होता तो उसको हम लोग मॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ पदार्थ की बात की जाए तो पदार्थ में जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, यानी ससंजक बल। ठीक है, आसंजक तो अलग चीज होता है, वो अधेसिव होता है। गुरुत्व बल हम लोगों ने देखा कि धरती के लिए जो यूज होता है। ठीक है, तो इसका ससंजक बल जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। समान अणुओं के बीच खिंचाव ससंजक बल कहलाता है, जैसे पानी की बूंदे आपस में जुड़ना। जो पानी के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एक दूसरे से ऐसे ऐसे जुड़ करके एक बड़ा ड्रॉपलेट्स का निर्माण कराते हैं, और वो किसके वजह से बनाते हैं? वो बनाते हैं कोहेसिव जो फोर्स होता है उसके द्वारा। ठीक है, CO2 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? यह एक रैखिक विद्युत संयोजी अणु है। ठीक है, दूसरा, यह जल, एथेनॉल और एसीटोन में घुलनशील नहीं है। सी, CO2 को ठोस ठोस बर्फ कहा जाता है। ठीक है, और इसमें सफेद धूमिल रंग और तीक्ष्ण गैस जैसी गंध आती है। तो ध्यान दीजिए, ये बहुत ज्यादा पूछा गया है ना? पूछा जाता है कि ड्राई आइस किसे कहते हैं। तो जब ड्राई आइस की बात होती है तो सीधे हम कहते हैं कि जो CO2 होता है उसका जो शुष्क यानी कि जो सॉलिड फॉर्म होता है उसको ड्राई आइस कहते हैं। तो यहाँ से ये हमारा आंसर हो जाता है सी। ठीक है, शुष्क बर्फ का उपयोग रेफ्रिजरेशन और कूलिंग के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। ड्राई आइस जो होता है वो CO2। ठीक है, फास्फोरस की ये परमाणुकता क्या है? जो फास्फोरस है P, ठीक है, उसकी जो परमाणुकता है यानी कि फास्फोरस का वो कितना होता है? ठीक है, ये बताना है फास्फोरस का जो परमाणुकता है वो कितना होता है। ठीक है, यानी कि उसकी जो वैलेंसी जो हम बात करें, जब जुड़ने की जो क्षमता होती है वो कितने अणु मिलकर के एक परमाणु कितने अणु मिलकर के एक परमाणु का निर्माण करते हैं ये बताना। एक परमाणु कितने परमाणु मिलकर एक अणु का बनाते हैं। ठीक है, एक एक परमाणु, द्विपरमाणु, चतुष्परमाणु या बहुपरमाणु। तो ये चतुष्परमाणु होते हैं, P4 के रूप में ये पाए जाते हैं। ठीक है,
सफेद फास्फोरस का अणु P4 के रूप में पाया जाता है, इसलिए इसकी परमाणुकता कितनी है? 4 है। ग्रेफीन होता है, क्या होता है ग्रेफीन, किसका अवयव है ये? ठीक है, कार्बन का मिश्र धातु, कार्बन का नैनो प्रतिरूप या कार्बन का समस्थानिक आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, क्या है ये? ग्रेफीन। ठीक है, तो ये ग्रेफीन जो है कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। ठीक है, नैनो काउंटर पार्ट ऑफ कार्बन। ठीक है, इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ग्रेफीन कार्बन का एक द्विआमी यानी कि 2D टू डायमेंशनल, ठीक है, 2 डायमेंशनल रूप है जो दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ माना जाता है ग्रेफीन। ठीक है, द्रव में ठोस का विलयन का उदाहरण क्या है? यहां ध्यान दीजिएगा, ये है लिक्विड, और लिक्विड में सॉलिड का जो मिक्सचर होता है उसे क्या कहते हैं? यहां ये सवाल किया गया है। द्रव में जो है ठोस जब मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, सर यह क्या कहते नहीं, इसमें बताया कि कौन है। पारा में लेड का विलयन, पारा जो होता है मरकरी, ठीक है, उसमें लेड का यानी पीबी का विलयन, या जल में अल्कोहल का विलयन, तो जल जो है मान लीजिए वाटर है H2O, और उसमें मान लीजिए ये जो है अल्कोहल हाइड्रोक्स जो है वो मिला हुआ, तो ये दोनों के दोनों लिक्विड हो गए। जल में कार्बन डाइऑक्साइड, तो जल हो गया लिक्विड H2O और CO2, तो ये गैस हो गया, और एक तो आपका जल हो गया यानी लिक्विड हो गया। थैलियम में पारा का विलयन, ठीक है, तो जो थैलियम हो गया ये भी आपका जो कहे कि ये पूरे के पूरे देखे जो, तो ये गैस हो गया, और उसके बाद ये जो हो गया पारा Hg वो आपका लिक्विड हो। तो इस तरीके से पारा और लेड, यहाँ देखिए पारा जो है एक धातु है, मेटल है, लेकिन होता कैसे फॉर्म में है? वो लिक्विड के फॉर्म में होता है। और जो पीबी यानी कि जो कहे लेड है वो ठोस फॉर्म में होता है। तो इनका जो मिक्सचर है वो पूरे तरीके से, इसका एग्जाम्पल है द्रव में ठोस का विलयन। ठीक है, चूंकि पारा एक द्रव है और लेड ठोस, इसलिए यह द्रव ठोस विलयन का सटीक उदाहरण है। ठीक है, अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा फसली पौधा के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है? यानी कि जो फसल पौधे होते हैं उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व यानी उसके लिए न्यूट्रिएशन के लिए न्यूट्रिएंट का काम करते हैं, वो कौन? पोटेशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, या फिर मैग्नीशियम? तो ये फसली पौधों की बात करी जा रही है, और फसली पौधों में जो सूक्ष्म पोषक के रूप में इस्तेमाल होने वाला जो है आयरन। ठीक है, आयरन पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो क्लोरोफिल के निर्माण में मदद करता है, और क्लोरोफिल जब बनेगा तभी जा करके क्लोरोफिल से उस पौधे का जो कहें पोषण होगा, न्यूट्रिशन होगा। तो इसलिए देखा जाए तो आयरन इसमें मेन आ जाता है। निम्न में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? यानी कि जब ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है तो या तो वो बढ़ता है या तो वो घटता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विद हाइट? रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, या नाभिकीय ऊर्जा, या फिर यांत्रिक ऊर्जा? तो समझने वाली बात है कि कौन ऐसा है जो स्थिति कहे कि स्थिति बदलने के साथ वो बढ़ेगा या फिर घटेगा। जैसे किसी चीज को अगर हम ऊपर ले जाकर के गेंद को छोड़ दें तो उसकी जो ऊर्जा होती है यहाँ से छोड़े तो उसके तुलना में ज्यादा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो चेंज होती रहती है। इस तरीके से आंसर इसका बी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्थितिज ऊर्जा यानी कि पी जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है mgh। यहाँ m हो गया मास, g हो गया आपका ग्रेविटेशनल पुल, और h हो गया आपका हाइट। यानी कि हाइट पे हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है हाइट के साथ में है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरीके से अगर जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इस हिसाब से हम देखें तो ये बढ़ेगा या फिर घटेगा यानी प्रभावित होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़े। सेल्यूलोज जो होते हैं, सेल्यूलोज वो व्युत्पन्न बहुलक के कौन से वर्ग से संबंधित है? ठीक है, सेल्यूलोज जैसा कि पता है सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज जो होता है प्लांट में होता है, तो वो कह रहा है कि व्युत्पन्न जो बहुलक है विच क्लास ऑफ डेरिवेटिव्स पॉलीमर, ये किस तरह के पॉलीमर होते हैं? सिंथेटिक होते हैं, अर्ध संश्लेषित होते हैं, या प्राकृतिक होते हैं, या सारखित होते हैं? तो जैसा कि अभी हमने बताया कि सेल्यूलोज जो होता है
वो कहाँ पाया जाता है सेल्यूलोज? हमने कहा कि ये प्लांट में होता है। और प्लांट क्या है? नेचुरल है। क्या है? नेचुरल है। कैसा है ये? नेचुरल है। ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन से वर्ग से संबंधित है। ठीक है। तो ये है ये संश्लेषित बहुलक। कैसा है ये? संश्लेषित नहीं, इसका संश्लेषित तो नहीं होना चाहिए। इसका होना चाहिए हमें नेचुरल होना चाहिए इसे। इसका जो होगा हमें प्राकृतिक बहुलक भी कर सकते हैं और संश्लेषित। असंश्लेषित इसका आंसर लेके चलेंगे क्योंकि हम प्लांट में भी होता है और कहें कि आजकल आर्टिफिशियल तरीके से भी जो है इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से असंश्लेषित बहुलक कहेंगे इसका। ठीक है। सेल्यूलोज नाइट्रेट और सेल्यूलोज एसीटेट प्राकृतिक सेल्यूलोज से रासायनिक सुधार से बनते हैं। ठीक है, इसलिए इसको असंश्लेषित कहेंगे। एंटीहिस्टामिन निम्नलिखित में किसका प्रति अम्ल है? यानी कि ये किस तरीके का एंटासिड है और ये जो एंटासिड है वो किसका यानी कि किससे बनता है मिलकर के। ठीक है, ये किससे बनता है मिलकर के सवाल है। सिमेटिडिन, ठीक है, टर्फेनालिडिन, इक्वेनिल या फिर नाडिल। तो ये जो एंटीहिस्टामिन है वो एक तरह का एंटासिड है और ये एंटासिड किससे मिलके बनता है? सिमेटिडिन से बनता है। किससे बनता है? सिमेटिडिन से। सिमेटिडिन हिस्टामाइन के प्रभाव से कम करके पेट में एसिड के स्राव को नियंत्रित करता है और इसलिए इसका इस्तेमाल एज ए एंटासिड हम लोग करते हैं। ठीक है। मानव शरीर में फेफड़ों के भीतर गैसीय विनिमय से संबंधित मुख्य संरचनाएं क्या है? यानी कि याद कीजिए, इससे पहले हम लोगों ने पहले वाले सेशन में सर्कुलेटरी सिस्टम का किया था। यहाँ पे कह रहा है कि जो गैसीय विनिमय वो उसमें मुख्य संरचना में कौन सा शामिल होता है? फेफड़ों के भीतर गैसीय प्राथमिक श्वसनी यानी कि प्राइमरी ब्रोंकाई, द्वितीय श्वसनी या सेकेंडरी ब्रोंकाई, या प्राथमिक अशाखा या फिर एल्वियोली यानी कि वायु कोश। तो इसमें गैसीय का जो मुख्य जो संरचना है वो कौन है? तो ये जो वायु कोश होते हैं फेफड़ों में छोटे छोटे कुपिकाएं बनी होती है। इस तरीके से फेफड़ों में कुपिकाएं बनी होती है। उनमें इतनी क्षमता होती है कि हमारे जो शरीर का जो पूरा हिस्सा होता है उससे कई गुना जो है उसमें वो हवाएं भर लेती है। जब ये फेफड़े फूलते हैं, जो कहेंगे एक्सपैंड करते हैं, तो इनमें हवाएं भर जाती है। तो इस तरीके से इसका वायु कोश जो है एल्वेली का है वो फेफड़ों के भीतर गैसीय विनिमय से संबंधित मुख्य संरचना के रूप में आता है। ठीक है, ये सारे जो श्वसनीय है, ट्राकिया है, ब्रोंकाई वो ठीक है, लेकिन इसका जो रोल होता है वो बहुत ही ज्यादा खास होता है। ठीक है। वायु कोश यानी अल्वलाई वह स्थान है जहां फेफड़ों में रक्त और हवा के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है और ये भरने के बाद यहीं पे जो है इन्हीं अल्वलाई में जो कहें कि ब्लड भी आता है और यहीं पे एयर भी आता है और यहीं पे ब्लड में एयर का मिक्सअप होता है, यहीं पे मिक्स हो जाता है और वो फिर जाकर के धमनियों के द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों में इस तरीके से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। एक तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट द्वारा दूसरी के एक्सोन को मध्य संयोजन को कहते हैं। एक तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था तंत्रिका तंत्र के बारे में, इस तरीके से कुछ बना हुआ होता था, याद कीजिए, कुछ इसी तरीके से बना होता था और ये फिर इस तरीके से जुड़ा हुआ नीचे इस तरीके से आता था। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र होते हैं यानी कि एक जो डेंड्राइट होता है और एक्सोन होता है और उसके बीच का जो ये क्षेत्र होता है वही पूछा जा रहा है कि उसको क्या कहा जाता है? इम्पल्स कहा जाता है या फिर जंक्शन कहा जाता है या सिनैप्स कहा जाता है या फिर एक्सन हेडलॉक कहा जाता है। तो याद कीजिए, बढ़िया से याद होगा आपको, इसको सिनैप्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? सिनैप्स कहते हैं। ठीक है, ये बनाते थे हम लोग 10th क्लास में जो होते थे, बहुत अच्छे तरीके से खूब बढ़िया खूबसूरत सा बनाते थे। ठीक है, इस तंत्रिका तंत्र के बारे में बोला जाता था कि ये सबसे लंबी होती है सबसे। ठीक है, सिनैप्स वह सूक्ष्म स्थान है जहां एक न्यूरॉन से दूसरे संरचना का संचार होता है। ठीक है, यहीं से न्यूरॉन में दूसरे संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, एड्रेनलिन और नार एड्रेनल की क्रियाविधि है। एड्रेनलिन से संबंधित बहुत सारे सवाल जो है जीके जीएस के जो सवाल है वो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते रहे। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ये जो एड्रेनालिन है या फिर नॉर एड्रेनालिन है उसकी क्रियाविधि यानी फंक्शन जो है वो
किस तरीके का है, एक साथ मिलकर काम करने की, या एक दूसरे के विपरीत काम करने की, या एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहने की, या एक दूसरे से अभिन्न रहने की। तो जाहिर सी बात है, एक एड्रेनलिन है और दूसरा है नॉर एड्रेनलिन, यानी कि एक दूसरे के ये ऑपोजिट ही है, एक दूसरे के ये क्या है, ऑपोजिट है। यानी एक होता है एसिड और एक होता है एंटा एसिड। तो जाहिर सी बात है कि एंटा एसिड हमेशा एसिड के ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि एड्रेनलिन जो है या फिर नॉर एड्रेनलिन जो की क्रिया विधि एक दूसरे से कैसी है, तो एक दूसरे से ये क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे, एक दूसरे के विपरीत काम करने की होती है, ठीक है। आगे बढ़े। एक दूसरे की विपरीत काम करने की, ये दोनों हार्मोन शरीर को आपातकालीन स्थितियों यानी कि लड़ो और भाव के लिए तैयार करने हेतु एक दूसरे के साथ तालमेल और विरोध में काम करते हैं। ये विरोध, केंद्रक विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात होने वाले कोशिका द्रव विभाजन को क्या कहलाता है। जब साइटोप्लाज्म जो होता है, जब हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में, तो जब केंद्रिका का विभाजन सॉरी जब केंद्रक का विभाजन विभाजन होता है, तो ये जो न्यूक्लियस होता है वो दो हिस्सों में बट करके कहें कि इनके बीच का जो साइटोप्लाज्म भी जो होता है वो दो हिस्सों में इस तरीके से बट जाता है। तो बोल रहा है कि ये जो साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है, वो डिवीजन होने के समय में ये जो कोशिका विभाजन है वो क्या कहलाता है, तो उसे हम साइटोमिक्सिस कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं, या फिर कैरियोकाइनेसिस, या फिर एपोमिक्सिस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, तो जैसे बात है कि ये साइटोप्लाज्म से जुड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इसके नाम में ही हमारा आंसर छुपा है, वो क्या है, इसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। मिक्सिस कहेंगे जब वो मिक्स करेंगे, यहाँ मिक्स नहीं करेगी, अलग हो रहा है, इसलिए काइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस केंद्र का विभाजन है और साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव के विभाजन, ठीक है। यानी कि कैरियोकाइनेसिस जो होता है, कैरियो याद कीजिए, कैरियोटिक ऐसा बोलते हैं, है ना? तो ये कैरियो जो है वो केंद्रक से जुड़ा हुआ होता है। तो जब केंद्रक का विभाजन होता है तो इसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। और जब हम साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म, देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं उनके नाम पे ही बहुत ज्यादा अगर हम कहें तो वो सिर्फ गेस करके हम जो है अच्छे तरीके से उस आंसर तक पहुंच सकते हैं, अगर पता नहीं भी होता। या यूं कहें कि एलिमिनेशन मेथड से भी बहुत सारे आंसर को हम सही तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारी जो कहें कि देखने की जो कला है, यानी एलिमिनेट करने की या फिर गेस करने की, वो हमें खोल करके ही एग्जाम हॉल में बैठना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं कि सभी सवालों का आंसर जो है सभी को आए, लेकिन अगर ये चीजें आप में होती है, गेस करने का, एलिमिनेशन करने का तरीका आपको मालूम है, तो आप बाकियों से कुछ बेहतर करके अगर यही आपके रिजल्ट का कारण बनता है। तो कैरियोकाइनेसिस यानी कि केंद्रक के विभाजन को कहते हैं, जबकि साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का विभाजन को कहते हैं, ठीक है। हवा के परागन के निम्न में क्या कहा जाता है, हवा के परागन, याद कीजिए पॉलिनेशन जो होता है वो बहुत अलग अलग तरीके से होता है, जानवरों के द्वारा होता है, स्व पॉलिनेशन भी होता है, सेल्फ होता है, पानी के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है। तो इस तरीके से जो कह रहा है कि हवा के द्वारा जो पॉलिनेशन, पॉलिनेशन समझते हैं नहीं? जब वो पौधे होते हैं उनके जो ऊपर के जो कहे कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो उड़ करके जब दूसरे फूल के जो स्त्री वाले हिस्से पे पड़ता है, ठीक है, स्त्री केसर पे, तो वहां पे जो फर्टिलाइजेशन होता है, पॉलिनेशन होता है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है लेकिन फिर भी समझने के लिए काफी है। तो ये कह रहे हैं कि हवा के परागन के निम्न में क्या कहा जाता है, ठीक है, हाइड्रोफेली कहा जाता है, एनिमोफेली कहा जाता है, या पॉलिनोफेली कहा जाता है, या हाइड्रोफेली। तो जाहिर सी बात है, देखिए हाइड्रा है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, क्यों हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन यानी H2O की बात हो रही है, तो यह हाइड्रोफेली की बात हो रहा है। इससे भी हम गेस कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से हम लोग बोलते हैं अलग अलग तरीके से, तो ये पानी हो गया हाइड्रो, ठीक है। उसी तरह से पोली हो गया, उसी तरह से अर्बोपोली। तो ये एनिमोफोली क्यों होता है, एनिमोफिली याद दीजिए, जो पक्षी होते हैं उनकी बात करें तो उसमें एनिमो वर्ड यूज था, एनिनो वर्ड यूज होता है, एनिमो। तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा हवा के लिए एनिमोफोली, ठीक, बहुत गंदा हो गया, इसका रेस्ट कर देता हूं। तो ये एनिमोफोली है।
हवा द्वारा होने वाला परागण एनिमोफली कहलाता है, जैसे मक्का और घासों में पॉलिनेशन विद इज कॉल्ड एनिमोफली। ठीक है, चलिए ये हवा के द्वारा उड़ करके दूसरे क्षेत्र पे पहुंच जाते हैं। मशहूर उपन्यास जो है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ये हाउस फॉर मिस्टर विश्वास जो है के लेखक कौन है? ये एक नॉवेल है और इस नॉवेल के जो राइटर है, ऑथर है, वो कौन है? ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। वीएस नायपाल, एमएस सुमन, अमित घोष और सलमान रश्दी। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 100% फैक्ट बेस्ड होते हैं और इस तरह के सवालों में अगर आप एकदम से याद नहीं है या फिर हल्का भी धुंधा-धुंधा सा आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, तो बेशक तरीके से हम कहेंगे कि आप एग्ज़ाम हॉल में ऐसे सवालों को छोड़ दें, क्योंकि ये नेगेटिव्स के कारण बनते हैं। ठीक है, ये फैक्ट बेस्ड होते हैं। अगर आपको याद है तभी आप इसमें कुछ कर सकते हैं। ठीक है? खैर, तो ये जो मशहूर उपन्यास है हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है वीएस नायपॉल के द्वारा, है ना? वीएस नायपॉल जो हैं, उनके द्वारा लिखा गया। 1961 में प्रकाशित हुआ था। इसने वीएस नायपॉल के वैश्विक प्रसिद्धि दिलाई थी। इससे काफ़ी ज़्यादा उनको क्या है कि शोहरत मिली थी। ठीक है? अगले सवाल की तरफ बढ़ें। निम्नलिखित में कौन-सी संरचना फणीश्वर नाथ रेणु ने की नहीं? ध्यान दीजिएगा, फणीश्वर नाथ रेणु की बहुत सारी जो ये है, हमें पढ़ना है। बिहार में अगर हम पढ़ रहे हैं, बिहार बीपीएससी यानी कि बिहार एसएससी और इन सारे एग्ज़ामों के लिए, तो बिहार में जो भी कुछ लिटरेचर का जो माहौल रहा है, बहुत ज़्यादा समृद्ध रहा है, बहुत ज़्यादा कहें कि वैभव रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि उन सारे कृतियों को भी हम जानें, जिन्होंने हमारे बिहार के मान को बढ़ाया। खैर, आगे हम बात करते हैं कितने चौराहे, विदेशिया, जुलूस या फिर मैला अचल। तो मैला अचल याद कीजिए, बहुत प्रसिद्ध सा है, अरे मैला अचल बहुत सारा प्रसिद्ध है। उसके बाद याद कीजिए जुलूस, ठीक है, ये भी अच्छा है, कितने चौराहे भी। तो ये सारे जो है फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे हुए, ठीक है। लेकिन विदेशिया ये भी बहुत वेल नोन एक है राइटर हमारे, ठीक है, जिनको शेक्सपियर के जो कहें उससे चर्चा किया जाता है, ठीक है। तो ये जो विदेशिया हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है, ये भिखारी ठाकुर का था, ठीक है। विदेशिया भोजपुरी के प्रसिद्ध लोक नाटककार जो है भिखारी ठाकुर, उनका इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण 50 हमारे ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे बीपीएससी, बिहार एसएससी के जो सीजीएल है, बिहार एसएससी के जो सीजीएल है और जो सीएचएसएल आने वाले जो एग्जाम है उसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और ये हमारे ब्रह्मास्त्र सीरीज का सेकेंड एपिसोड था। इसी से जुड़े हुए जो ब्रह्मास्त्र के लगभग जो 5000 के जो क्वेश्चंस की जो सीरीज है, उसी तरह से ये कारवां हम आगे बढ़ाते रहेंगे और इसी तरीके से अच्छे-अच्छे जो सवाल जो बेहतर तरीके से हर एग्जाम में पूछे जाते रहे और पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, वैसे सवालों को हम लेकर के आएँगे आपके लिए, ताकि आपके जो तैयारी है वो बहुत तरीके से अच्छे तरीके से हो और बीपीएससी के आने वाले जो प्रीलिम्स है, बिहार एसएससी और बिहार सीजीएल की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से आपकी हो सके। इस जो कहें ब्रह्मास्त्र सीरीज में बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शिक्षा मार्ग के वीडियोस को शेयर करें, उसे लाइक करें और साथ ही वैसे एस्पिरेंट्स को भेजें जिन्हें उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो कहें इस वीडियो की ज़रूरत है, आप उनकी मदद करें। साथ ही साथ इस शेयर से हमारी भी मदद करें ताकि जो हमारी रीच है, जो हमारा सब्सक्रिप्शन का जो कहें आंकड़ा है, वो बढ़ सके। बहुत-बहुत आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।